लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था ये कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो क्या आप लोगों ने किया या नहीं? ये तो अनडिफाइंड इनफाइनाइट होता है सर, अनडिफाइंड। हाँ सर, ये इनफाइनाइट होता है, ये बहुत इजी है सर। हाँ चलो गुड है। तो आप लोग वहां पे अब हेडिंग कर लेना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है या क्वेश्चन के नीचे लिख लेना आरक्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसने किया है क्वेश्चन गुड, और जिसने नहीं किया है वो नीचे लिखेगा। आरक्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इंफिनिटी। ठीक, तो बच्चों अब आप लोग बताएंगे कैसे। अगर मैं आप लोगों से बता दूं कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था एनारोबिक रेस्पिरेशन में? इथेनॉल सर। इथेनॉल, है ना? और कितने इथेनॉल मॉलिक्यूल में? 2। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए थे? सर 2। और कितना एनर्जी रिलीज हुआ था? 59 किलोग्राम, मतलब 2 एटीपी यूज। तो अब अगर हम यहाँ पे आरक्यू दिखेंगे तो आरक्यू जरा क्या आएगा अब? कितने? 2/0 सर। 2/0, है ना? और 2/0 जो है वो क्या आ जाएगा? यस सर, अनडिफाइंड। कोई अनडिफाइंड आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो ये है आरक्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आप लोग को दूसरा वाला करना था। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना आरक्यू ऑफ फैट्स। आरक्यू ऑफ फैट्स इज लेस देन 1, और लेस देन 1 होगा लगभग होगा 0.9। कितना होता है? 0.9। 0.9। तो जरा बच्चों आप लोग बता दो मुझे, जो जिनका ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, तो वहां में क्या हो सकता है आरक्यू? वहां में क्या हो सकता है आरक्यू? चलो यहाँ पे लिख लेना आप, इट इज लेस देन 1, और लेस देन 1 जो है याद रख लेना, और दैट इज 0.7 लिख लेना। अब रिएक्शन का जरूरत नहीं है तो, बट आप लोग जनरली लिख लेना कि लेस देन 1 होता है और 0.7 होगा। और नेक्स्ट जो है लिख लेना इसमें आरक्यू ऑफ प्रोटीन्स इज लेस देन 1। और बच्चों उसमें भी लिख लेना दैट इज 0.9। और नेक्स्ट वाला आप लोग लिख लेना इन सकुलेंट्स, in succulent plants RQ is 0. RQ is 0 due to insufficient availability of oxygen. आपको मैं आगे फोटोसिंथेसिस पढ़ा दूंगा, तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखेंगे जो ये सकुलेंट प्लांट्स है, अगर सपोज यहाँ में हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज आया, C6H12O6 आया, और बच्चों इसमें यहाँ में 3 सपोज ऑक्सीजन आएगा, और ये 3 ऑक्सीजन जो है यहाँ में क्या होगा, ये बन जाएगा C4H6O5, और प्लस एनर्जी निकल आएगी। और बच्चों जो ये प्रोडक्ट है इसको हम मैलिक एसिड कहते हैं, और जो यहाँ पे है ये ग्लूकोज है। अब बता दो क्या यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या लेंगे हम? 0। यस सर। है ना? तो जरा बता दो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसके बराबर होगा? अब कितना O2 इवॉल्व हुआ है, CO2 इवॉल्व हुआ है? 0।
और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है? 3 सर। 3, है ना? तो जरा बता दो क्या आ जाएगा ये? 0। तो 0 आ जाएगा। अब कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू? सर 1 सर। 1 होता है। और किन का आरक्यू लेस देन 1 होता है? फैट्स एंड प्रोटीन सर। फैट्स एंड प्रोटीन्स का। और किन का किन प्लांट्स में आरक्यू 0 होता है? सकुलेंट प्लांट। सैकुलेंट प्लांट्स में। और बच्चों किस में आरक्यू जो है इनफिनिटी होता है? सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, 5th वाला। सो आरक्यू फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स इज मोर देन 1, और दैट इज लिख लेना 1.4 के अप्रोक्सीमेटली होता है। क्लियर? या 1 पॉइंट एग्जैक्टली अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे 1.14 भी, और भी एसिड के लिए फिर अलग अलग होता है। यहाँ पे हम फिलहाल 1.14 लिख लें। जरा ऑर्गेनिक एसिड के लिए कितना होता है अब? लेस देन 1 या मोर देन 1? मोर देन 1। मोर देन 1 होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा जाके क्वेश्चन मैं इसमें करवा दूंगा आप लोगों को। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। What will be the number of ATP produced from one pyruvate? चलो बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, बड़ा इजी है। और क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लो और फिर क्वेश्चन का आंसर बता देना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप हाफ हार्टेडली पढ़ेंगे और फिर आंसर भी गलत आएगा। यस सर। हाँ, जल्दी से इसको सॉल्व। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। हो गया? सर ये तो 12 होगा ना सर? 12 प्लस। नहीं, एग्जैक्टली बताना है। यस सर। एग्जैक्टली बताना है। बहुत इजी है, आप लोग डरो मत। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि यस हम सर। करेंगे। सर 15 होता है सर। 15 है? यस सर। चलो मैं आपको दिखा दूंगा मतलब कैसे करना है बिना डर के। हम लोगों को जरा बता दो किससे स्टार्ट करना है। सर पाइरोवेट से लिंक रिएक्शन में बाद में वेरी क्रेब्स गुड। साइकिल। पाइरूवेट से क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जरा बच्चों किस में चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल सर। क्रेब्स साइकिल। क्या क्रेब्स साइकिल एक होगा या दो होगा? यहाँ में 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा सर। यहाँ पे एक एक ही पाइरोवेट। होगा क्योंकि एक पाइरूवेट है। अब बताओ मुझे, यहाँ से जब ये रिएक्शन हुआ था तो क्या बना था इधर? NADH। NADH। जरा बच्चों इधर में बता दो, एक क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बनता है? सर 3 NADH और 3 NADH। क्रेब्स साइकिल में कितना FADH बनता है? 1 FADH सर। एक FADH। क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बनता है? 1 ATP। एक ATP, है ना? यानी कि एक ATP मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या बनता है बेसिकली? GTP। GDP। अब बता दो मुझे आप लोग, ये कितने ATP के बराबर हो गया? 3 सर। वेरी गुड, 3। जरा ये बता दो मुझे कितने ATP के बराबर होगा? सर 9 सर। 9 ATP।
और जरा ये बता दो मुझे ये कितना Two, sir. एटीपी के बराबर होगा? Two, sir. 2 एटीपी है ना। और ये वाला 1 बता दो ATP. क्या होगा? एटीपी। अब बताओ मुझे यहाँ में Total टोटल 15, कितना sir. होगा? 15 होगा। चलो गुड है, Sir. समझ गए ना, डरना नहीं है। जो आप लोगों ने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, आप लोगों ने मेमोराइज किया हुआ है, तो उसी मेमोराइज वाले पार्ट से आपका चेक करा जाएगा क्या दिमाग इनका बैलेंस है या नहीं है। अगर मैं उनको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लूं क्या वो उसको निकाल सकता है। ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. हाँ, तो लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिख लेना which of the following complex of ETC has two copper centers? Complex 1, complex 2, complex 3 और बच्चों complex 4। Sir, complex 4, sir. वेरी गुड। इसमें जरा कॉम्प्लेक्स 4 के आप इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम बता दो, क्या क्या था? Sir, copper है, cytochrome A, cytochrome A3, copper B. वेरी गुड, तो इसका होगा कॉम्प्लेक्स 4। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बता दूंगा, हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में आ जाए, और मैं उसको हम लोग कहते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। क्या कहते हैं? Assertion and reasoning. असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, और वो आपको मैं सिखाऊंगा वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो लेकिन पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिख लेना। और असर्शन रीजनिंग कोई सा भी सब्जेक्ट में आ सकता है। तो अब लिखो इसमें identify the components labeled as A, B, C and D, and select the appropriate answer. तो बच्चों हम लोग डायग्राम को मैं ऐसे बता दूंगा कि ये एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में अब जाके प्रेजेंट है एक कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स का दूसरा पार्ट है। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स से अब हम लोगों का यहाँ में जरा बता दो क्या बनता है? Sir, ATP. ADP use. हाँ, Yes, sir. और अंदर कितना प्रोटॉन बताया था? Sir, 2 proton. 2 प्रोटॉन अंदर आता है, और यहाँ से क्या यूज होगा? ADP and इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ गुड है। अब बता दो आप लोग मुझे, अगर मैं यहाँ पे लेबल करूं और मैं यहाँ पे इसका नाम अगर सपोज दे दो ए, ठीक है, और इसका नाम जो है मैं रख लूंगा ये वाला पार्ट का इसका, और रखूं बी, और बच्चों इस पार्ट का रखूं मैं सी, ठीक, और ये वाला पार्ट जो है रखूंगा मैं ए बी सी, और ये वाला रख लूंगा मैं डी। अब बताओ ऑप्शन के बगैर, अब ऑप्शन में टाइम थोड़ा वेस्ट होगा,
तो अब बता दो आप लोग डायरेक्टली ABCD को क्या कहेंगे? सर ए को इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर सर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सर। वेरी गुड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ना। सर बी F0, वेरी गुड, B F0, C F1 F1 एंड गुड। डी मैट्रिक्स। चलो लिखो अब ये यहाँ पे लिख लेना आप। ए जो है जरा बच्चों क्या है? ए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सर। वेरी गुड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और बी जो है दैट विल बी F0, व्हाट? F0 पार्टिकल। जरा बच्चों सी बता दो क्या है? सर C F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल। और जरा डी बता दो क्या है? सर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग कहते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी में आप लोग को याद रखना है कि जो नीट आप लोगों का एग्जाम होता है उसमें कम से कम जूलॉजी से 4 क्वेश्चन आता है डायग्राम बेस्ड, और बॉटनी से भी कम से कम 4 क्वेश्चन आता है डायग्राम बेस्ड। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। आर यू डन विद दिस? यस सर। अरे बाकी कोई नहीं बोल रहा है, खाली गुलजार ही बोल रहा है। यस सर। आप लोग मुझे डॉक्टर का नाम बता दो जिसने आप लोगों को मना किया है बोलने से। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिख लेना कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये आप लोगों का रिवीजन अभी चल रहा है और इस रिवीजन में पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चा खाली सोचेगा क्वेश्चन लिखना है और आंसर मुझे मार्क करना है खुद से दिमाग, मतलब उसको कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को अभी बिल्कुल अलर्ट रहना है, अपने आप दिमाग पे थोड़ा सा कहना है कि भाई नहीं मुझे रिवाइंड करना है और मैं देखूंगा क्या याद है या नहीं है। सो इस डिस्कशन को अच्छी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना है एंड इट इज सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन फॉर यू पीपल। और जो इसमें अपना माइंड को रिवाइंड करवाते जाएगा तो मतलब उसकी याददाश्त जो है, मेमोराइजिंग पावर और बढ़ता जाएगा। तो चलो अब बता दो मुझे, अगर मैं आप लोगों को कहूंगा कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है, मैं यहाँ पे पहले लिखूं सपोज साइटोक्रोम ए और मैं इधर लिखूं साइटोक्रोम बी और आई विल राइट हियर ubiquinone and I will write here suppose C1. सर इब्यूकोइनोन सर, सी आंसर। Very good. Ubiquinone. Ubiquinone. Because जरा साइटोक्रोम ए बता दो मुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स का पार्ट था? सर कॉम्प्लेक्स 4 सर। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स 4 का। तो जरा साइटोक्रोम बी किसका पार्ट था? सर कॉम्प्लेक्स 3 सर। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स 3 का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। in the electron transport chain, during terminal oxidation, the cytochrome which donates electrons to oxygen is, तो इसमें आप लोग पहला लिख लेना साइटोक्रोम बी और बच्चों सेकेंड वाला लिख लेना साइटोक्रोम सी और देन साइटोक्रोम A3 और देन साइटोक्रोम F।
the electron transport chain during the terminal oxidation, the cytochrome which donates electron to oxygen is, कौन सा होगा? हाँ बच्चों, चलो बता दो मुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को? सर कॉम्प्लेक्स 4 सर। Very आंसर good. साइटोक्रोम A3 सर। आंसर होगा साइटोक्रोम A3। A3 बिकॉज जरा मुझे सीक्वेंस बता दो आप लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर का कॉम्प्लेक्स 4 में। सर कॉपर A, हाँ साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर B। वेरी गुड है। तो साइटोक्रोम A3 कॉपर B, तो दैट मींस कॉपर B का तो नहीं कह रहा है, ये किसका कह रहा है? यस सर, साइटोक्रोम का सर। हाँ, तो इसीलिए वहां पे क्या होगा फिर? आंसर होगा साइटोक्रोम A3। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन लिख लो। द वैल्यू ऑफ RQ, the value of RQ in a starred cell is, तो पहला ऑप्शन लिख लेना 0, दूसरा ऑप्शन लिख लेना 0.9 और तीसरा ऑप्शन लिख लेना 1 और बच्चों चौथा लिख लेना इनफिनाइट। अब बता दो क्या होगा? आप इसमें थोड़ा सा दिमाग एनालिटिकल लगाना है। इसमें आप लोगों को रट्टे से आंसर नहीं आएगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। वो देखो अपने आप ही आंसर आएगा। जरा क्या होगा? स्टार्व सेल क्या होता है सर? स्टार्व सेल होगा जिसमें स्टारवेशन हो रहा है। स्टार्व सेल का मतलब है जिसमें स्टारवेशन हो रहा है। चलो आप लोग बता दो मुझे, मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे कितने तरह का ये रेस्पिरेशन का टाइप बताया था? क्या मैंने आप लोगों को बताया था फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? बच्चों फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हुआ था या नहीं? सर नो सर, नहीं हुआ था सर। फ्लोटिंग फ्लोटिंग वाला और प्रोटोप्लाज्मिक नहीं हुआ था। नो सर। चलो फिर आप लोगों का इसमें आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। देखो ओके सर। RQ ऑफ स्टार्ड सेल मतलब जिसमें स्टारवेशन हो रहा है। तो बच्चों स्टारवेशन के समय सेल अपना प्रोटीन यूज करता है। कौन सा? प्रोटीन। प्रोटीन। अब बता दो क्या होगा अब आंसर इसका? सर 0.9 सर। 0.9। ठीक है, तो अब मैं आपको, अगर आप लोगों को मैंने प्रोटोप्लाज्मिक वगैरह नहीं बताया तो यहाँ पे लिख लेना आप। तो यहाँ पे लिख लेना आप on the basis of a respiratory substrate, on the basis of respiratory substrate, the respiration is of two types. Respiration of two types, that is floating and protoplasmic. That is floating and protoplasmic respiration. तो बच्चों इसमें से अब आप लोग पहला वाला लिख लेना। जरा कौन सा वाला? फ्लोटिंग। और दूसरा जरा क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन।
और इसमें आप लोग लिख लेना in this respiration the respiratory substrates used are carbohydrates and लिख लेना fats और इसमें लिख लेना in this respiration the respiratory substrate used are proteins। बच्चों अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में कौन सा यूज होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट फैट्स। और जो जब भी हम प्रोटोप्लाज्मिक की बात करें तो क्या यूज होगा? प्रोटीन। प्रोटीन्स। तो यहाँ पे लिख लेना द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल cell does not decrease और इसमें लिख लेना प्रोटोप्लाज्म of cell decreases as due to starvation और स्टारवेशन का मतलब क्या है? क्या बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है फूड का? तो डेफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल डिक्रीजेस एज ड्यू टू स्टारवेशन और या डेफिशिएंसी ऑफ फूड या तो लिख सकते हैं आप लैक ऑफ फूड। Protoplasm of cell decreases as due to starvation the cell consumes the proteins of its cytoplasm। ठीक, तो अब बता दो क्या ये सही होगा सेल के लिए या ये हार्मफुल हो सकता है सेल के लिए? हार्मफुल हो सकता है। वेरी गुड, thus it will be harmful for cell। देखिए इसके बाद सेल का मरना पक्का है। आप लोग अभी आए हैं सुबह घर से और आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने हो सकता है कुछ खाया नहीं होगा। तो बच्चों अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे ना, अब बता दो आपके बॉडी को खाना मिल रहा है या खाने का डेफिशिएंसी हो रहा है आपके बॉडी में? डेफिशिएंसी हो रहा है सर। डेफिशिएंसी हो रहा है। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा खाने का तो बॉडी अब तलाश करेगा खाना, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए। तो बॉडी तलाश करेगा जो स्टोर वाला खाना होता है। तो हमारी बॉडी में या प्लांट के बॉडी में स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड, और हमारी बॉडी में होता है ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड। तो यूज करेगा ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन जब यूज होगा तो जब ग्लाइकोजन खत्म होगा या प्लांट में स्टार्च खत्म होगा तो उसके बाद फिर फैट्स पे बारी आता है, तो फैट्स एनर्जी देगा। अब अगर फैट भी खत्म हुआ तो फिर उसके बाद किस पे बारी आता है? प्रोटीन। और जब प्रोटीन्स यूज होंगे तो कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक, और अगर वो दोनों यूज होंगे तो कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब आप लोग देख लो जरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आरक्यू इन अ स्टार्व्ड सेल इज, तो क्या होगा? 0.9। यस सर, लेस देन 1। कोई भूख हड़ताल पे जाता है, जरा बता दो बच्चों उसमें क्या हो जाएगा? स्टारवेशन, है ना? कोई कई जगह में फंस रहा है, फ्लड में फंस रहा है या कई जगह में फंसा जहां उसको खाना ही नहीं मिल रहा, तो क्या होगा उसके बॉडी में? स्टारवेशन, है ना? या जब हम लोग फास्ट रखते हैं तो फास्ट रखने से के बॉडी में भी क्या हो जाएगा? स्टारवेशन। ठीक,
तो ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लेना। व्हाट विल बी द RQ in germinating fatty seeds? और लिख लेना 0.9, 0.7, 1 और यहाँ पे लिख लेना 0। जरा क्या होगा आंसर? 0.7 सर। 0.7 सर। वेरी गुड, बिकॉज जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स है। तो जब ये जर्मिनेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त किसको यूज कर रहे होंगे? फैट को, बिकॉज सर। उनके पास फैट का अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो जब Yes, sir. फैट यूज होगा तो क्या होगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? 0.7। 0.7। तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है। क्योंकि जो आप लोगों का टेस्ट आगे होगा उसमें असर्शन एंड रीजनिंग होगा। तो बच्चों पहला हम लेंगे यहाँ में क्वेश्चन ए का मतलब होता है असर्शन। और असर्शन में हम लिखेंगे glycolysis can produce 6 or 8 ATP molecules। और बच्चों रीजन में लिख लेना, आर हम रीजन होता है तो इसमें लिख लेना आप यहाँ पे glycolysis produce 6 to 8 ATP in लिख लेना यूकैरियोट्स। हाँ, और यहाँ में लिख लेना यूकैरियोट्स have glycerol phosphate and malate aspartate shuttle। क्लियर? तो अब देख लो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि पहला ऑप्शन या तो ऑप्शन इस तरह से आ सकता है, A is correct but R is wrong, और B लिख लेना A and R are correct but R is not correct explanation of A। और बच्चों C लिख लेना both A and R are wrong या और incorrect, जो भी आप लिखना चाहते हैं। Are you done with this? Yes, sir. और नेक्स्ट ऑप्शन जो है you can write down both A and R are correct and
R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या लिखा था आप लोगों ने? अच्छा, R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सर डी आंसर। सर आंसर डी होगा। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? डी हो डी। जाएगा। डी होगा सर। देखो बच्चों, इसको हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग कहते हैं। मैं आप लोगों को समझाऊंगा पहले। यहाँ में जरा बता दो मुझे, असर्शन में क्या दिया है? ग्लाइकोलाइसिस कैन प्रोड्यूस 6 to 8 ATP इन यूकेरियोट्स। क्या ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है। अब Yes. रीजन में दिया है यूकेरियोट्स हैव ग्लाइसरॉल फॉस्फेट एंड मैलेट एस्पार्टेट शटल। क्या ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है। यस सर। अब बता दो, जो ये सही है। आर है, क्या आपको लग रहा है ये ऊपर वाले का रीजन है? यस सर। यस, क्योंकि अगर ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल होगा तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होगा? 6। और अगर 6। मालेट एस्पार्टेट शटल होगा तो क्या होगा? 8। 8। तो दैट मींस सर ये 8 दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है इसका रीजन भी सही है। तो इसीलिए इनमें से हम कोई भी नहीं लेंगे, हम लास्ट वाला लेंगे। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक। यस सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना आप असर्शन। और असर्शन में आप लोग लिख लेना cyanide is the inhibitor of NADH dehydrogenase। NADH dehydrogenase। और आर लिख लेना प्रोकैरियोट्स can produce 38 ATPs during aerobic respiration। तो इसमें आप लोग अब लिख देना both A and R are correct। और लिख लेना both A and R are incorrect। और तीसरा लिख लेना A is incorrect and R is correct। A is incorrect and R is correct, but R is not correct explanation। Correct explanation of A। और बच्चों यहाँ पे लिख लेना आप A and incorrect हो गया, A and A is correct या A is correct and R is incorrect। जरा बता दो क्या होगा इसका आंसर? 3 सर। A is incorrect and R is correct सर। R is correct but R is not what? Correct explanation of the A। Very good। हाँ, जरा बच्चों क्या ये साइनाइड बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर या सेकंड का या थर्ड का या फोर्थ का? सर कॉम्प्लेक्स 4 का सर। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनहिबिटर है ना। जरा कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर बता दो और कौन सा था? सर कार्बन मोनोऑक्साइड सर। कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर का नाम बताओ।
सर रोटिनोन, रेमोनाइट और रोटिनोन रोटिनोन था, क्या सर, था? एनाटाइल और क्या सर? रोटिनोन था, माइटल था। तो इसका Yes, sir. मतलब ये गलत है। अगर प्रोकैरियोट में क्या शटल होता है या नहीं होता है? नहीं। सर नहीं होता है सर। तो प्रोकैरियोट में बता दो आप कितना एटीपी बनेगा? 38 सर। 38। तो इसलिए आर सही है, लेकिन ए क्या है? गलत है। तो इसलिए गलत है। इसका आंसर क्या होगा? जी 3 सर। हो जाएगा। तो चलो अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको असर्शन रीजनिंग का कराऊंगा और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे लिखेंगे आप वहां में। previous speech sir. Okay sir. ए लिखेंगे आप, आरबीसीज shows anaerobic respiration. RBCs show anaerobic respiration in humans. और बच्चों बाहर लिख लेना, in humans RBCs are non-nucleated. Non-nucleated का मतलब क्या होता है? Non-nucleated का मतलब क्या होता है? No न्यूक्लियस नहीं होता है सर। चलो अब लिखो ऑप्शंस में, both A and R are correct, but R is not correct explanation. Of A, B, both A and R are incorrect. Or C, A is correct, A is correct and R is incorrect. Or your D, A is incorrect and R is correct. सर डी सर। हाँ डी। हाँ यस सर। देखो आप लोग याद रखें ना, आरबीसीज मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था। हाँ? और टाइप Yes, ऑफ sir. रेस्पिरेशन याद रखें ना, आरबीसी जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। कौन सा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी इसीलिए शो करता है बिकॉज आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। Yes, sir. लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। अब बता दो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आरबीसीज में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बिकॉज आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है? और आरबीसीज में लेकिन न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। आरबीसीज हमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अब बताओ क्या होगा? नहीं सर। दोनों करेक्ट है सर। दोनों करेक्ट है। क्या एक्सप्लेनेशन सही है या Incorrect sir. Option is incorrect. option R is what? Incorrect. So Yes, R sir. is not correct explanation of A. अब अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया, देखो इस पॉइंट से आपको समझ आएगा। आप लिख सकते हैं इन ह्यूमंस RBCs are non-nucleated. Are non-nucleated and without cell organelles. Without cell organelles. So RBCs show anaerobic respiration due to lack of, बच्चों किस ऑर्गेनल की वजह, किस ऑर्गेनल का आप लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया सर। अब रेस्पिरेशन में रोल होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अब बताओ, अगर मैं क्वेश्चन बनाता आरबीसी शो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और मैं लिखता नीचे इन ह्यूमंस आरबीसीज हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या होता फिर? सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता आर। वेरी वेरी गुड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। लेकिन ये भी दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता अगर मैं यहाँ देता इन आरबीसीज ह्यूमंस, इन आरबीसीज नो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। तो ये है रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजनिंग। तो ये था क्वेश्चंस। बाकी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा डीपीपीबीज के थ्रू भी, और जो आप लोगों का संडे का टेस्ट होगा उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा, और वो तैयारी करते रहना, नोट्स को ढंग से पढ़ लेना, तो इसीलिए फिर जाके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस डन? Yes, sir. चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड वो मैं आप लोगों को बता दूंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सर इस चैप्टर का कितना टॉपिक बाकी है सर? किस टॉपिक का? इस चैप्टर का ये सर? न्यू चैप्टर है क्या फोटो? ये नया चैप्टर है, नया। ठीक है सर ये नया चैप्टर है सर? हाँ, ये नया चैप्टर, और वो खत्म हो गया। खत्म हो गया सर। हाँ, respiration in plants is end. ओके सर। Okay, sir. Respiration in plants is end, and this is the new chapter, and that is photosynthesis in what? Higher Higher plants. हायर प्लांट। तो बच्चों अब हमने देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जरा क्या कहते हैं उनको? ऑटोट्रोप सर, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक है ना? तो लिखो आप इसमें प्लांट्स और ऑटोट्रोपिक। Plants are autotrophic as they synthesize their own food. Their own food by the help of photosynthesis. Plants are autotrophic as they synthesize their own food by the help of photosynthesis. आप लोग अब रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, और जो भी डाउट आए वो आप लोग डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं। ओके सर। तो अब देखो बच्चों, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, बिकॉज ये लाइट को यूज करता है, और लाइट को यूज करके बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन plants show photosynthesis. So photosynthesis, which is a physico-chemical process. It's a physico-chemical process by which they trap light energy और बच्चों लाइट एनर्जी यहाँ पे क्या लिखना, क्या ये फिजिकल होगा या केमिकल होगा? सर केमिकल्स। ना, लाइट एनर्जी सर फिजिकल। ये फिजिकल होगा। हाँ, सो यहाँ पे लिख लेना फिजिकल है ये, एंड by which they trap light energy to carry the synthesis of organic compounds. तो बच्चों अब बता दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और केमिकल्स हैं या फिजिकल यूनिट है? केमिकल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल्स, जैसे ग्लूकोज है,
और या जैसे बच्चों क्या होगा, स्टार्च। yes sir. अब बता दो ग्रीन प्लांट्स अब किसको ट्रैप करते हैं? सर लाइट को सर, वेरी गुड, लाइट को ट्रैप करेंगे। हाँ, और लाइट को ट्रैप करके, वो लाइट क्या फिजिकल यूनिट है या लाइट केमिकल यूनिट है? फिजिकल सर, फिजिकल यूनिट है। तो अब उस पे कैरी कर ट्रैप करेगा उसकी एनर्जी को और यूज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जैसे ग्लूकोज होगा या तो स्टार्च होगा, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, और ये आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से। Discovered photosynthesis. Discovered photosynthesis and is known as father of plant physiology. And is known as father of plant physiology. अब बच्चों किसने डिस्कवर किया फोटोसिंथेसिस को? स्टेफन सेल, स्टेफन हेल्स ने, और इसीलिए उसको हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो है फादर मानते हैं। ठीक, तो अब याद रख लेना, अब जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो ना अल्टीमेटली डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पे। सो इसमें आप लोग लिख लेना द एनिमल्स या द ऑर्गेनिज्म that does not synthesize their food are called as heterotrophs. The organism that does not synthesize their food are called as heterotrophs, which directly or indirectly depends on plants for their food. तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, और खाना खुद बना के वो अपना यूज भी करेगा, और लगभग बाकी जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है वो सारे उस पर डिपेंड है। तो या तो डायरेक्टली या तो क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्टली, या तो इनडायरेक्टली कहेंगे। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. No, sir. Sir, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये मतलब प्लांट फिजियोलॉजी है, और याद रखना नीट में प्लांट फिजियोलॉजी से काफी सारा क्वेश्चन आता है, और नीट में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, और जिसमें मैंने आप लोगों को पहले रेस्पिरेशन पढ़ाया, और अब ये पढ़ाया मैंने आपको फोटोसिंथेसिस, फिर मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन वगैरह भी पढ़ाऊंगा, फिर हार्मोन का भी बता दूंगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो नीट में जो है, ये भी एक यूनिट है जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। सर नीट के लिए साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा क्या? जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। पूछते नहीं है क्या? आजकल नहीं पूछते हैं, पहले जमाने में पूछते थे, जो 90s का टाइम होता था ना, तो उसमें पूछते थे। और लेकिन जो आजकल का ये है सिनेरियो, तो उसमें ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसमें ज्यादातर वो टॉपिक्स पूछा जाता है जो अभी करंटली ऑनगोइंग है, जिन पे ज्यादातर रिसर्च होता है। तो आप लोगों का 11th-12th में एक यूनिट है, वो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और वो भी हॉट फेवरेट टॉपिक होता है,
क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज ज्यादा हैं आजकल, और प्लस जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 12th वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके 11th में से प्लांट फिजियोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लूंगा प्लांट, है ना, और मैं यहाँ पे सपोज डियर लूंगा, और बच्चों मैं यहाँ पे टाइगर लूंगा, ठीक। तो ये मैंने देखा कि ये डियर जो है, व्हाट इज दिस हियर, हर्बीवोर। Herbivore. हाँ जरा ये देखो, ये क्या है, कार्निवोर। कार्निवोर है, और ये प्लांट जरा बता दो क्या है, सो ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रॉप है। तो अब बता दो मुझे, ये जो हर्बीवोर है ये किसको खाएगा, ऑटोट्रोप्स सर। ऑटोट्रॉप को, प्लांट को खाएगा, और ये आएगा, ये किसको खा जाएगा, हर्बीवोर को खाएगा, टाइगर। अब बता दो क्या ये टाइगर अब इंडिपेंडेंट है ऑन, क्या ये इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे या डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे? इनडायरेक्टली सर। Indirectly, sir. यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा डिपेंडेंस, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट डिपेंडेंस, और जरा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट डिपेंडेंस। Direct dependence. डायरेक्ट डिपेंडेंस। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्लांट के बगैर, वो उस पे प्लांट पे ही डिपेंड है खाने के लिए। अब हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि अल्टीमेटली ऑल द लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंडिंग ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यस सर। सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स, ऑल लिविंग फॉर्म्स, तो ऑल लिविंग फॉर्म्स में क्या क्या आएगा, चाहे वो क्या होगा, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रॉप्स होगा, या तो क्या होगा, हेटेरोट्रोप। Heterotrophs. all living forms या autotroph and heterotroph on earth depend on sunlight or energy। जो बच्चा अभी भी सीरियस नहीं हुआ है, मुझे ये भी पता है, एज पर माय एक्सपीरियंस, अभी भी मुझे पता है कि कुछ बच्चा अभी तक भी सीरियस नहीं होगा स्टडी में, और एक यूनिट खत्म किया होगा उनको 0 भी नहीं पता होगा, और कुछ बच्चा जो है स्टार्टिंग से ही थे और उनको अच्छा खासा नॉलेज हुआ होगा, अच्छा खासा समझ आया होगा, और वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। कुछ बच्चा कंफ्यूज होगा, जो थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी कर रहा होगा, इधर से भी लड़ रहा है, तो मींस उसको और थोड़ा सा ट्रैक पे आने का जरूरत है। जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है कि वो अब भूल जाए कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था। वो अभी उनके लिए एक नया चीज सामने आया है, और जहां से वो स्टार्ट कर सकते हैं, और जो छूटा हुआ है वो धीरे धीरे रिकवर करना, उसका टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज जब हम लोग कोई बुरा काम करते हैं ना, तो बॉडी में नेगेटिविटी आती है, और वो नेगेटिविटी हमें पुल करती है, पुल डाउन करती है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। और अगर हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स रहता है जो कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अब जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करा, उनको पता है हमने गलत किया, और उनको वो नेगेटिविटी ड्रैग करेगी, कहेगी हम तो आगे नहीं जाने देंगे। तो लेकिन वो भूल जाए उस सिनेरियो को, वो कहें कि ये हमारे पास नया चांस आया जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो छूटा है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, देखते रहो, समझते रहो और रिकवर करो। और लेकिन अब उस पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, आप लोगों को उस पे अब देना है आधा घंटा, और इस पे अब मैक्सिमम टाइम देना है जो अभी हो रहा है। और अब जो छूटा है वो धीरे धीरे रिकवर होगा, वो एक साथ अब रिकवर नहीं होगा। तो आप लोग खुद देख लो, अगर आप नहीं होंगे सीरियस तो 2 महीने का बाद बहुत ज्यादा होगा जो आप रिकवर भी नहीं कर सकते। सो इट इज द बेटर कि आप लोग अब स्टार्ट कर लो, जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया। सो अल्टीमेटली
all living forms on earth depend on sunlight for energy. ठीक है, और यहाँ पे ये भी पॉइंट जो है, सर डिकम्पोजर्स भी हेटेरोट्रॉफ के अंदर आता है क्या सर? अब बता दो मुझे, डिकम्पोजर किसको खाता है? ऑर्गेनिक मैटर को। सर Yes, sir. और उस Dead and ऑर्गेनिक मैटर ने किसको खाया था? सर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉप। तो अब कोई भी हो, ऑटोट्रॉप हो, हेटेरोट्रॉप हो, डिकम्पोजर हो, वो किस पे डिपेंड है? सनलाइट से। वो सनलाइट पे डिपेंड है। सनलाइट तो आप इसमें लिखना चाहते हो डिकम्पोजर में, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। ऑल लाइफ फॉर्म्स मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, the use of energy, the use of energy from sunlight, the use of energy from sunlight by plants for doing photosynthesis is the basis of life. अब बता दो बच्चों, अगर सनलाइट अर्थ पे नहीं रहेगा, क्या कोई यहाँ पे बचेगा? नो सर। नहीं। तो इसलिए अब बता दो, बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ क्या है? अब सनलाइट। इट इज द सनलाइट। तो सनलाइट के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे। और ये आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है एनसीईआरटी से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। Now, which is the basis of life on earth? सनलाइट। Sunlight. देखो बच्चों, अब इस फोटोसिंथेसिस का दो इम्पोर्टेंट ये है इम्पोर्टेंसेस है, और वो हमें देखना है कि क्या है। देखो, the two important reasons of photosynthesis are, क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे अब क्या है वो दो इम्पोर्टेंट रीजंस? हाँ, सर सनलाइट। नहीं, सनलाइट तो सन से आएगा। रेस्पिरेशन के बनाता लिए, है सर। वेरी गुड, फूड बनाता है। और रेस्पिरेशन के लिए। सर क्लोरोफिल। ना ना ना, एक तो फूड बनाएगा और Yes, दूसरा sir. क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। और ऑक्सीजन भी हमारे लिए क्या है? जरूरी इम्पोर्टेंट है सर। है ना। तो लिखो पहला इसमें, इट इज primary source of, it is primary source of all food on earth। और बच्चों दूसरा याद रखना है, इट इज responsible for the release of oxygen into atmosphere। तो ये दो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं फोटोसिंथेसिस के, मतलब क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक तो ये हमें फूड देता है, और दूसरा ये हमें जाके हमारे लिए ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। डन। यस सर। तो हाँ, अब बताओ, फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है
केमिकल दिस एनर्जी जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी सर। केमिकल एनर्जी। जरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बता दो जो फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है। सर ग्लूकोज एंड स्टार्च और स्टार्च। या ग्लूकोज या तो क्या बनेगा फिर, और वही Starch. हमें सीखना है आगे जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन पढ़ाया था, रेस्पिरेशन में थोड़ा थोड़ा फीचर बताया था मैंने, और फिर उन्हीं फीचर का एक्सप्लेनेशन दिया था। यस और सर। वही फीचर यही वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को समझना है, और यहाँ बताया मैंने ग्लूकोज बना, इसके बाद हमें देखना है ग्लूकोज कैसे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हमें देखना है स्टार्च कैसे बनेगा। मींस जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसका इसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा, और वही हमें इस फोटोसिंथेसिस में सीखना है। तो अब हमने देखना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके फीचर्स क्या है। तो यू विल राइट नाउ देयर फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों पहला वाला जो फीचर आप लोग लिख लेना इसमें, और ये फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज इसमें सनलाइट का जरूरत होता है, इसमें इट रिक्वायर्स द एनर्जी। सो इसमें लिख लेना इट्स एन एंडरगोनिक, और या एंडोथर्मिक लिख सकते हैं, endothermic process as it requires energy। तो बच्चों वो एनर्जी इसको किसके फॉर्म में चाहिए? फिजिकल। हाँ, और वो फिजिकल क्या चीज यूज कर रहा है? ये सनलाइट। सनलाइट यूज कर रहा है। तो जब भी एनर्जी यूज होगा उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहते हैं या एक्सोथर्मिक कहते हैं? एंडोथर्मिक सर। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो इसमें लिख लेना नेक्स्ट, इट इज a redox process। It's a redox process, okay, as it involves oxidation and reduction। तो इसमें लिख लेना आप लाइट रिएक्शन, और बच्चों लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलिसिस वाटर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। Splitting of water is oxidation, and dark reaction और dark reaction मतलब fixing of CO2 is reduction। अब क्या कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, जो बोथ रिडक्स एंड जो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगा, क्या कहते हैं उसे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन। तो अभी हमें आगे सीखना है कि लाइट रिएक्शन कैसे होगा, क्या चीजें होंगी इसमें इन्वॉल्व। डार्क रिएक्शन कैसे होगा, क्या एंजाइम होगा, कैसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस का नाम क्या है? C3 साइकिल, C4 साइकिल। लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अभी तक आप लोगों ने कितना फॉस्फोराइलेशन सीखा था? सर 2 सर। तो जरा क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड। और यहाँ पे आप लोग सीखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या सीखेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनना, और वही होता है लाइट रिएक्शन। फिर वही एटीपी को यूज किया जाएगा किसको फिक्स करने में? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में। और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने से क्या बनेगा? ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से क्या मिला था?
सर एटीपी। हाँ एटीपी प्लस किस ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन डाइऑक्साइड में? 6। से तो अब प्लांट किसको फिक्स करता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड और क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो क्या कहते हैं उस रिएक्शन को? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और तीसरा अब आप लिख लेना, इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस। इसका एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, वो हमें ऊपर दिया हुआ है। तो बच्चों चौथा जो है लिख लेना, इट्स एन अपहिल प्रोसेस। इट्स एन अपहिल प्रोसेस। ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। जरा बता दो, जो रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है एक से, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, हाँ, और यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन कैरियर से जाता है एक से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली जरा बता दो किसको मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड और को सर। मतलब हाई से जा रहा है लो तक, तो उसको कहते हैं अपहिल। क्या कहते हैं? और वो हम लोग अपहिल। आगे सीखेंगे जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसमें मैंने पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बताना है और फिर जाके आपको ये आराम से समझ आएगा। तो फिलहाल आप याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस एक अपहिल प्रोसेस है। क्या है? अपहिल अपहिल प्रोसेस। प्रोसेस। तो अब आप नेक्स्ट जो है, यू विल राइट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। Requirement of photosynthesis. सर इस चैप्टर से टेस्ट में आएगा क्या सर? नहीं, इससे नहीं आएगा। ओके सर। आप लोगों को खाली एक ही यूनिट रहेगा, वो रहेगा क्या? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अब आप लोग इसमें लिख लेना रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें आप लोग लिख लेना क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल याद रख लेना कौन सा पिगमेंट होता है? ये ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट। और बच्चों ग्रीन पिगमेंट कहाँ पे होता है ज्यादातर? लीफ में। सर लीफ में। क्लोरोफिल और कॉमा लाइट एंड CO2 are required for the process of photosynthesis. सर वाटर नहीं चाहिए कि सर? तो वाटर आगे हम लोग देखेंगे। वाटर यूज होता है, लेकिन फिलहाल मेन 3 चीजें यूज है। क्या क्या है? क्लोरोफिल है, लाइट है, एंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 है। और वाटर का क्या यूज है वो हम आगे देखते जाएंगे। तो अब यहाँ में इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको आप NCERT याद रख लेना। तो इसमें आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग experiments are carried to explain the role of these factors in photosynthesis. Clear? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों
अब हम लोगों का देखना है वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या है जो आप लोगों को याद रखना है, और ये मतलब इसी में आप सब हेडिंग कर लेना, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा ना, और इसी में एक सब हेडिंग कर लेना आप। तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो लिख लेना आप, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? Variegated leaf experiment. वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इसमें लिख लेना आप, वेरीगेटेड लीफ और वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है? अ लीफ दैट इज partially covered with black paper. A variegated leaf or leaf that is partially covered with black paper is used along with the leaf that is exposed fully to sunlight. ठीक, तो बच्चों कितने तरह का लीफ अब यूज करा? एक लीफ को क्या किससे कवर करा गया? Black pepper. सर डार्क रिएक्शन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा चलो, कोई बच्चा डार्क रिएक्शन का पूछ रहा है तो वो मैं बता दूंगा दोबारा। गुड आफ्टरनून सर, आप जो कुछ भी बोर्ड में लिख रहे हैं देखो, मैं डार्क रिएक्शन का बता दूंगा, ये मुझे पढ़ाना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है कि डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होगा, और लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट रिएक्शन का मतलब इसमें लाइट का रोल है, और डार्क रिएक्शन में वो चीजें यूज होती हैं जो लाइट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है और NADPH बनता है, और बच्चों वही एटीपी यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके बनेगा क्या? जो मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज और स्टार्च। तो कहा था ग्रीन प्लांट शो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय व्हिच दे ट्रैप लाइट टू कैरी द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लाइट का ट्रैप होना मतलब एटीपी बनना है, NADPH बनना, उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। और फिर उस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए, फिक्स करने के लिए। और जब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, और जरा बता दो क्या बनेगा? ऑर्गेनिक Glucose sir. कंपाउंड, और Glucose ऑर्गेनिक sir. कंपाउंड में क्या कहेगा? ग्लूकोज। Glucose और और starch. यही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स Glucose and होना, starch. उससे ग्लूकोज बनाना, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। Yes sir. क्या कहते हैं उसे? डार्क रिएक्शन Dark कहते reaction. हैं। तो अब डार्क रिएक्शन क्या? reaction. डार्क रिएक्शन क्या रिडक्शन है या डार्क रिएक्शन ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन। हाँ, वो डार्क रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? Oxidation. अरे नहीं, कहाँ बताया मैंने? डार्क रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन। और लाइट रिएक्शन क्या होता है? Oxidation. और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इनको हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, इसी को कंटिन्यू कर लेना, और लिख लेना इसमें ऑन टेस्टिंग
on testing leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in green parts. Only in green parts of leaves. Only in green parts of leaves in the presence of light. ठीक है? Yes, sir. तो बच्चों अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक लीफ को लेंगे, सपोज ये मैं कंसिडर करूंगा ये लीफ है और इस लीफ को अब यूज करा जाता है और मान लेंगे ये प्लांट के साथ ब्रांच के साथ अटैच है और अब इस लीफ में आधा हिस्सा क्या करा गया, आधा कवर करा गया, तो मतलब ब्लैक कपड़े से या ब्लैक पेपर से इसको कवर किया गया। जरा ब्लैक पेपर क्या होता है, क्या वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब करता है या लाइट को ट्रांसफर भी कर सकता है? लाइट अब पूरा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्या यूज करा यहाँ पे, ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर कहते हैं इट इज नॉट अ गुड लाइट ट्रांसमिटर, ये लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता, तभी कहते हैं गर्मी में ब्लैक कपड़े पहनने नहीं चाहिए, ब्लैक कपड़े क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों अब माइक्रोफोन बंद रख लो। अजमल हुसैन। तो अब देखो बच्चों इधर यहाँ में जब हम इस लीफ को देखेंगे और इसको टेस्टिंग के लिए लेंगे, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे स्टार्च बना है या नहीं बना है। तो देखेंगे अब जब हम ब्लैक चीज को हटा देंगे इधर से और बाकी हम लोग देखेंगे इधर में क्या कैसा बना है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्च बना है या नहीं बना है। तो हम लोग इसको मानेंगे ये वाला ग्रीन था और वो वाला को हमने कवर किया था, और यहाँ पे हम मानेंगे ये ग्रीन वाला एरिया जो है और ये ग्रीन वाला जो एरिया है। अब आप लोग बता दो बच्चों कहाँ पे अब स्टार्च बना होगा और कहाँ में नहीं बना होगा? सर ग्रीन वाला में बना होगा और ब्लैक में नहीं बना है। ब्लैक में नहीं बना, क्यों? क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को। लाइट को एब्जॉर्ब किया और लाइट को अंदर लीफ तक नहीं पहुंचने दिया। तो दैट मींस यहाँ पे जरा कौन सा टेस्ट करेंगे? स्टार्च सर। स्टार्च टेस्ट। और देखेंगे स्टार्च टेस्ट में यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड। जरा एक आयोडीन टेस्ट करते हैं हम लोग, कौन सा? आयोडीन। अरे ये अजमल क्यों बार बार कर रहा है भाई, ये बंद रख लो। तो अब देखो यहाँ पे याद रख लेना एरिया ऑफ लीफ unaffected with iodine। और बच्चों यहाँ में जरा ये दो एरिया जो है यहाँ में आयोडीन रिएक्ट करेगा तो क्या होंगे ये एरियाज ऑफ लीफ अफेक्टेड विद व्हाट? आयोडीन। और यहाँ में स्टार्च टेस्ट करेंगे और यहाँ में लाइट रहेगा, तो दैट मींस ये वाला जो एरिया है इधर और यहाँ पे हम लिखेंगे ये ब्लैक पेपर है, यहाँ पे ब्लैक पेपर स्ट्रिप।
और यहाँ पे हम लिखे ये लीफ है जो प्लांट के साथ अटैच्ड है, इट इज द लीफ अटैच्ड विद प्लांट। क्लियर? तो अब बता दो यहाँ में अब किसका जरूरत है? अब लाइट का। बिना लाइट Yes, sir. के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जहां लाइट ब्लैक का पेपर ने एब्जॉर्ब किया वहां में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जो एक्सपोज रहा वहां में स्टार्च बना। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा कौन सा कलर देगा, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ में और यहाँ में और यहाँ में क्यों नहीं अब वो कलर आ गया, और कौन सा कलर आएगा आयोडीन के रिएक्शन से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब कौन सा टेस्ट करते हैं स्टार्च को डिटेक्ट के लिए? Starch test. आयोडीन का टेस्ट, यानी कि स्टार्च टेस्ट। किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं सर। चलो ठीक No, है, आई विल एंड दिस sir. मीटिंग नाउ, टेक केयर। Thank you, Okay, sir. thank you. Thank you, sir. वेलकम।